ठीक है जी। सो टेस्ट 6 में जो भी डाउट्स हैं ना चैट में बताइए, या सही तो चलो, तो ये तो लग रहा है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टेस्ट है ना। तो देखो जो भी डाउट्स हैं टेस्ट 6 में जिन लोगों का, तो क्या है 19। सो 19 नंबर जो है कि टू इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन x1 x2 आर टेकन फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच प्रोबेबिलिटी एक्स आई इज 0 विथ, है ना, 0.4, एक्स आई इज 1 विथ प्रोबेबिलिटी 0.6, टू रैंडम वेरिएबल है। तो मतलब ये बर्नौली रैंडम वेरिएबल है ना, x1 x2 बोथ आर बर्नौली, सक्सेस होता है x बराबर 1, तो p 0.6, सो बर्नौली 0.6। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन x बार ऑफ टू स्कोर्ड ऑब्टेन्ड। अच्छा, ठीक है। तो इसमें आपको बता रखा है कि x1 x2 दोनों बर्नौली है ना। तो x1 0 है, इसकी प्रोबेबिलिटी वही है ना 0.4, एंड x2 सेम ही है ना, x2 0, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0.4, और x1 x2 का जो सपोर्ट है दैट इज 0.1 है ना। तो सपोर्ट 0.1 हो सकता है, x1 x2 बोथ हैव सपोर्ट 0.1। पूछ क्या रहा है x बार तो x1 x2 IID है, ठीक है। तो x1 x2 IIDs हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन x बार ऑफ टू ऑब्जर्वेशंस। तो मीन का मतलब क्या है कि मान लीजिए अभी मीन को मैं अभी w नाम दे दूं, मान लीजिए x1 प्लस x2 अपॉन 2। सो यू नो वन थिंग दैट, है ना, ये तो आप लोग जानते हैं कि x1 x2 बर्नौली है, इंडिपेंडेंट बर्नौली IID है यहाँ पे इनफैक्ट। तो इस क्वेश्चन में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो x1 x2 हमारे पास है, सो यहाँ से x1 कॉमा x2 आर IID बर्नौली, सक्सेस प्रोबेबिलिटी 0.6 है। तो ये सब आप लोग जानते हैं कि सम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये है बाइनोमियल 2 कॉमा 0.6, और अभी मान लो इसको x1 प्लस x2 का नाम मैं कुछ रख देता हूँ, चलो y। तो y का जो सपोर्ट होगा 0.1.2 होगा, ठीक। y का सपोर्ट क्या है 0.1.2। तो करस्पॉन्डिंगली अगर w इसका नाम दिया तो इसका सपोर्ट होगा 0/2, 0, 1/2, 1, ठीक। तो y का सपोर्ट है 0.1.2, और x1 प्लस x2/2 में यही x बार है ना, x बार क्या है सम अपॉन। सो ये हमारे पास क्या आ गया 0.5 1। तो ऐसे ही आपको दिख रहा है सब में, कह रहा है x बार 0 विथ रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी 0.4, 0.6, x बार इज नॉर्मल विथ मीन 0.1.2, एंड x बार का सपोर्ट ये होगा विथ रेस्पेक्ट 1.2 में से ही कोई होगा। अब कैसे पता चलेगा,
तो बाइनोमियल में आप जानते हैं ना, अगर मैं पूछूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है y के 0 होने की, तो y बराबर 0, नो सक्सेस, 2 ट्रायल है। तो बाइनोमियल इसमें निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस, तो 0.4 का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1, 2 चूज 1, तो 4 6 24, 0.24 इंटू 2, 0.48, और प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 2 बोथ सक्सेस, 0.36, और यहां आ जाएगा 0.16, है ना। अब देखो ये प्रोबेबिलिटीज हैं। अब मुझे y का पीएमएफ पता है, तो w इज व्हाट, y/2, है ना, w जो है y/2 है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इस ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग जानते ही हैं, डिस्क्रीट में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, w बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो y बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ w इज x बार, मैं ये बोल रहा हूं w इज x बार। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ w बीइंग 0 इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ y बीइंग 0, और y 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.16। प्रोबेबिलिटी ऑफ w, ठीक है, w 0 होगा, ये वही प्रोबेबिलिटी जो y 0 है, w हाफ है, इसकी प्रोबेबिलिटी वही होगी जो y के 1 होने की प्रोबेबिलिटी है, w को 1 होने की प्रोबेबिलिटी वही है, या x बार को जो 0 होने की, यही तो है। तो ये आपका आंसर है। तो बी सही है, देख लो भाई, यही आंसर है, 0.164836। तो ये करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो वैसा 1/2 वही होगा जो इसका 0.48 है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये 19 क्वेश्चन था। 19 के बाद जो है 15 में क्या है डाउट भाई, तो XY IID यूनिफॉर्म 01 है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन x मोर देन y एक्सपेक्टेशन है। तो ये तो फॉर्मूला है, सो ये होगा, ये कंटिन्यूअस है ना, सो x इंटू, या तो वैसे कर लो, है ना, f ऑफ x कॉमा वाई, चाहो तो है ना डबल इंटीग्रेशन लगा लो x मोर देन y पे, dx dy dy dx। तो अगर dy dx लिखोगे तो y की लिमिट होगी 0 to x और x की लिमिट 0 to 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी x मोर देन y। कैलकुलेट करो भाई, यहां भी वही किया, ये जो सपोर्ट है ये इसके अकॉर्डिंग लिखा गया है। इसको अगर फॉर्मूला अकॉर्डिंग लिखो तो ऐसा लिखा जाता है, एक्सपेक्टेशन x इंटू इंडिकेटर फंक्शन x ओवर y, ये आता है अपॉन प्रोबेबिलिटी x मोर देन y, ये फॉर्मूला है। ठीक है भाई, जिनका डाउट है करो आगे सॉल्व। हाँ, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। उसके बाद 15 19 23 23 में है, a box contain 5 balls numbered 1 2 3 4 5, 3 balls are drawn at random and without replacement from the box, okay। if x is the median of the number, x is median of the number on 3 chosen balls, तो फंक्शन ऑफ x, ठीक है, तो व्हेन इट इज 0, फंक्शन ऑफ x व्हेन नॉन जीरो, अच्छा x जो है मीडियन ऑफ नंबर ऑन 3 चूजन बॉल्स, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो पूछ क्या रहा है, सो पूछ रहा है कि gx की वैल्यू 0.2 होगी फॉर x 1 2 3 4 5, gx 1/3 for x 2 3 4, gx is this, तो मुझे लग रहा है फंक्शन लिखने के बाद मुझे लग रहा है डेंसिटी फंक्शन या तो पूछना चाह रहा है ना,
डेंसिटी फंक्शन ऑफ दिस पीडीएफ। ये जो फंक्शन ऑफ एक्स लिखा है ना, मतलब यहां कहना चाह रहा है देखो कि एक्स जो है मीडियन ऑफ द नंबर ऑन 3 चूजन बॉल्स। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ फंक्शन ऑफ एक्स मतलब डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स, पीडीएफ ऑफ एक्स। ये पूछ रहा है कि पीडीएफ ऑफ एक्स या पीएमएफ ऑफ एक्स, है ना। फंक्शन मतलब वही, पीडीएफ तो कॉन्टिन्यूअस में होगा, पीएमएफ होगा यहाँ पे ना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ एक्चुअली ये पूछना चाह रहा है, आई थिंक मास वर्ड में से ना मास फंक्शन बोल सकते हैं या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एक्स व्हेन इट इज नॉन जीरो। सो पीएमएफ एक्स का निकालना है। तो सपोर्ट देख लो क्या क्या हो सकता है। तो अगर आप 1 2 3 4 5 लेबल्ड है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर काउंट करोगे तो क्या होगा। सो अगर सैंपल स्पेस लिखोगे, देखो भाई ये है क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए आप लोगों को क्वेश्चन तो पढ़ ही दिया था, देख लो। तो अभी है क्या, जो एक बॉक्स में 5 बॉल है, इसमें 1 लिखा है एक पे, 2 3 4 5 लिखा है, 5 बॉल है। आपने 3 एट रैंडम सेलेक्ट किए बिना रिप्लेसमेंट के, तो मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट सेलेक्ट किया आपने, सेलेक्ट किया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन द सैंपल स्पेस होगा 5 चूज 3। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये आ जाएगा 5C2 जो कि 10 आएगा जी, है। तो यहाँ पे आउटकम्स भी लिख सकते हैं इजीली हम लोग, जैसे 1 2 3 1 2 4 1 2 5, है ना। फिर अब आगे जैसे 1 से तो 1 2 3 1 2 4 1 2 5, 2 से स्टार्ट करेंगे 2 3 4 2 3 5, विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, तो रिपीट तो करने नहीं है। तो इस बेटर है वंस पहले 1 वाला पूरा कंप्लीट कर ले, है ना, फिर ये लिखे। सो ऐसा हो सकता है आउटकम्स 1 3 4 1 3 5 1 4 5। ठीक है, तो आगे लिखेंगे। सो 1 वाला खत्म हो जाएगा, 1 2 1 3 1 4 हो गया। फिर 2 3 4 2 3 5, यही होगा। फिर आगे लिखेंगे 3 से, सो 3 4 5। कौन सा रह गया, 10 होने चाहिए थे ना। सो व्हाट इज द 10th आउटकम, 2 3 5 2 3 4 2 3 5, यहाँ ना 2 3 5 2 4 5, है ना। हाँ 2 4 5, ठीक है। सो ये हमने सैंपल स्पेस के टोटल 10 एलिमेंट्स लिख दिए। अब क्वेश्चन ये है कि x इज द मीडियन ऑफ द नंबर ऑन द 3 चूजन बॉल। तो मीडियन आप लोग जानते हैं कि मिडल वन ऑड नंबर ऑफ आउटकम है। तो अगर करस्पॉन्डिंग में मीडियन लिख के बताऊं, सो व्हाट इज द फेवरेबल आउटकम फॉर द मीडियन। तो ये जो x है, x ही तो मीडियन है, तो बताओ x का रेंज क्या होगा। सो फर्स्ट आउटकम का मीडियन कितना है, 2, मीडियन बीच वाला ना, 1 2 3 ऑर्डर में। सो 2, दूसरे वाले का मीडियन 2, दूसरे वाले का मीडियन क्या होता है, 3 नंबर है तो मिडिल वाला, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ऑड नंबर ऑफ आउटकम होते हैं, तो n + 1/2 आउटकम ये है। तो 3 1 4 बना हर बार सेकेंड आउटकम, और मैंने ऑर्डर में ही लिखा है।
आपको याद होगा बचपन में आप क्या करते थे, नंबर्स होते थे, फिर आप अरेंज करते थे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर जो मिडिल वन होता था वो मीडियन था। मैंने ऑलरेडी असेंडिंग में अरेंज कर रखा है। तो इसका मीडियन 2 2 2, इसका मीडियन 3 3, इसका भी 3। ठीक है, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आसानी हो देखने में। सो 2 वाला ये है 3 3 3। ओके, अब बाकी जो होगा इसका 4, अच्छा इसका भी 3 है ना, इसका 4, इसका 4, और इधर जो है 3 वाला जो था ये, तो ये भी 3 है, देख लो। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज अ फेवरेबल आउटकम, मतलब फेवरेबल आउटकम इन द सेंस कि रैंडम वेरिएबल का रेंज क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल। सो 2 3 4, और कुछ है जी, देख लो। तो ये x का जो रेंज आया 2 3 4 आया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग 2, तो कितने फेवरेबल आउटकम है, यहां पे सीधा हमने ड्रॉ किया, इक्वली लाइक क्लियर है। तो 2 के फेवर में कितने थे, 3/10, फिर 3 के फेवर में कितने लोग हैं जी, 1 2 3 4, 4/10, एंड 4 के फेवर में कितने हैं, 1 2 3, तो ये हो गया 0.3 0.4 0.3। क्या होता है भाई, देखो पीएमएफ पूछा था ना, तो ये आ गया पीएमएफ। 2 पे 0.3, 4 पे भी 0.3, 3 पे 0.4, सही तो है। तो बस यहाँ थोड़ा करेक्शन हो सकता है, आपको यहाँ डाउट हुआ फंक्शन ऑफ एक्स, तो फंक्शन ऑफ एक्स को इसको लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, सो ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं 23 के बाद। 20s में और कोई क्वेश्चन है, तो 20s वाले खत्म है ना। 30s में आते हैं। 30s में क्या है, 31 38, 31 38, सो ठीक है। तो 31 कह रहा है कि विजिबल है ना कलर, सो 31 कह रहा है कि एक्स वाई जो है आईआईडी एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है, जेड जो है मैक्सिमम है x माइनस वाई कॉमा 0 के, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ठीक है, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, जिन लोगों ने पीवाईक्यू नहीं किया उनको डाउट होगा, मैं बता रहा हूँ, ये जैम पीवाईक्यू में आ चुका है क्वेश्चन। सो 19 का है। हाँ, अब ये लोग वो है फिर डाउट, जो पीवाईक्यू का डिस्कशन अभी कुछ क्लास पहले करवा रहे थे, तब कहाँ थे भाई तुम लोग, तब तो ऐसे थे सबको सब आता था, और अभी पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। ये होता है ना लेट से उठने वाले लोग, कि अच्छा बाद में नींद खुलती है। ये जैम का पीवाईक्यू है, जब एक एक डेली एक एक पेपर में डिस्कस करा रहा था जब जैम कभी इससे पहले, तो उसमें सब सोए हुए थे। ये तो जैम पीवाईक्यू है ना, तो क्या ही है। या तो इसका सीडीएफ निकाल लो, कई सारे अप्रोच, एक तो सीडीएफ निकाल सकते हो, और दूसरा है कि या तो इसने पहले ही बता रखा है प्रोबेबिलिटी में कि ये 0 पे है, हाँ मतलब ए और बी
वाला आपका फॉर्मूला मैक्सिमम ए बी इक्वल्स टू बी है, उससे भी कर सकते जी जी, तुम्हें अगर याद है, बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि x माइनस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है जी? हैं। लाप्लास 0 1। ये लाप्लास हो जाएगा 0,1/λ। सो x माइनस वाई विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन लाप्लास 0,1/λ। अब लाप्लास का सीडीएफ देखो क्या है, नहीं याद है बुक में देखो, गूगल पे देखो, ऑनलाइन विकिपीडिया पे मिल जाएगा। सो दो पार्ट में उसका डिफाइन रहता है सीडीएफ। तो यहाँ पे होना क्या है कि z का जो रेंज है, z तो नेगेटिव हो नहीं सकता कभी, या तो जीरो होगी और या फिर जीरो से इन्फिनिटी, तो ये z का रेंज है। सो अगर तुम लाप्लास का सीडीएफ देखोगे, सिर्फ वो वाला पार्ट कंसीडर करना पड़ेगा जहां z पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ z नेगेटिव हो नहीं सकता। तो x माइनस वाई कब होगा z की वैल्यू? जब x की वैल्यू ज्यादा है y से। जीरो कब होगी? जब x लेस देन इक्वल टू y है, क्योंकि x लेस देन y तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव में मैक्सिमम लेना है तो जीरो आएगा। अब जैसे पूछ रहा है तुमसे क्या प्रोबेबिलिटी है z जीरो हो जाएगी, तो मैक्सिमम इन दोनों का जीरो कब हो सकता है? जब x लेस देन इक्वल टू y होगा। और ये IID है ना जी, तो IID में तो हाफ आता है हमेशा, तो पहला इसलिए सही है ड्यू टू दिस। सेकेंड में तुम सीडीएफ डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, और ऐसे लोगों को मैं फिर से बता रहा हूं, तुम अगर जैम 2005 से 24 तक के पेपर 2 3 4 बार सॉल्व कर दोगे ना, तो 90% क्वेश्चन जो आगे तुम्हें मिलेंगे वो तुम्हें आता रहेगा। बस मैं सच बता रहा हूं, अगर तुम्हें सच में 2005 से 24 तक के क्वेश्चन सच में खुद से करना आ गया ना, तो आगे के 90% क्वेश्चन तुम्हें आएगा, जो भी आगे टेस्ट में मिलेगा या कहीं भी मिलेगा जैम लेवल के 90% क्वेश्चन तुम इजीली कर पाओगे, 10% में ही डाउट आएगा। ये है तो ढंग से मतलब कि हर क्वेश्चन का अप्रोच पता हो, कॉन्सेप्ट पता हो, सिलेबस पूरा तुम्हारा क्लियर हो, टॉपिक्स, डेफिनेशन, थ्योरम्स और रिजल्ट, तब जाके आगे चीजें आसान हो, कुछ खास नहीं है। और ये सब नहीं हो रहा है क्योंकि तुमने पीवाईक्यू नहीं किए, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है और फिर भी नहीं हो रहा है अभी भी, तो पीवाईक्यू पे तुम्हारी पकड़ वीक है अभी। उसमें पकड़ अच्छी बनाओ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं पीवाईक्यू से। ये है। सर इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर पीडीएफ निकाल दे सीडीएफ से, तो पीडीएफ 1 पे जानी चाहिए रेंज में, कोई एक जाएगी। हाँ फिर तो मतलब सर कोई एक ही जा रही है, कोई दूसरी नहीं जा रही। जैसे सीडीएफ दिया ना, हाँ हाँ। पीडीएफ निकालिए तो एंटायर रेंज पे प्रॉपर्टी है ना पीडीएफ की कि 1 आनी चाहिए। हम्म। लेकिन ये पीडीएफ ये मिक्स रैंडम वेरिएबल, मैं बताऊं तुम्हें, z इज नाइदर कॉन्टिन्यूअस नॉट डिस्क्रीट। जब मैं कॉन्टिन्यूअस बोलता हूं तो एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस, जैसे कुछ बुक में तुम देखोगे वर्ड यूज होता है एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो मैंने कोर्स में जो भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल यूज किया है, सो मेरा एक्चुअली मतलब एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस सही था, है ना। तो एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो ये एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल नहीं है जेड इज अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। तो इंटीग्रेशन 1 जरूरी नहीं आएगा, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस है तभी इंटीग्रेशन 1 आएगा। मिक्स्ड में जरूरी नहीं इंटीग्रेशन 1 आए, क्योंकि मिक्स में पीएमएफ पीडीएफ दोनों होता है, यहाँ पीएमएफ पीडीएफ दोनों है। ये पीएमएफ पार्ट है, देखो ये हाफ पीएमएफ पार्ट है, तो इंटीग्रेशन हाफ आएगा, ठीक है ना। और हाफ किस में आएगा ये चेक कर सकते हो तुम, डिफरेंशिएट करके देखो, इन दोनों को डिफरेंशिएट करके देखो, तो जो पार्ट आएगा तो उसको इंटीग्रेट करोगे 0 से इन्फिनिटी में, तो आंसर हाफ आना चाहिए। किस में हाफ आएगा वो देख लो, तो वो भी कर सकते हो। डिफरेंशिएट करके देखो क्या आता है 0 से इन्फिनिटी में, और हाफ किसका आंसर आएगा? दोनों का आएगा तो प्रॉब्लम है ना। 0 से इन्फिनिटी करने पे, डिफरेंशिएट करने के बाद मैं ये कह रहा हूं। कुछ नहीं है, लाप्लास का सीडीएफ देखो, लाप्लास में क्या होता है, लाप्लास में पीडीएफ क्या आता है, लाप्लास का 1/x माइनस वाई का अगर मैं पीडीएफ निकालू तो क्या रहता है जी, 1/2b e की पावर माइनस मॉड x माइनस 0/1/λ। हाँ, तो मॉड मान लो इसका नाम कुछ तत्काल अभी टी रख देते हैं, तो मॉड t माइनस 0/1/λ, तो ये लैम्डा टी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये पीडीएफ कहीं ना कहीं b को अगर 1/λ रख दो तो ये रिड्यूस हो गया λ/2 e की पावर लैम्डा मॉड टी। तो जब इसका सीडीएफ निकालोगे करस्पॉन्डिंग सीडीएफ, तो ये लैम्डा टी वाला है, तो ये आई थिंक ये बी वाला ही आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ ये लैम्डा के साथ मॉड टी है, और यहाँ ध्यान दो ये पॉजिटिव है, ये जो जेड वाला पार्ट है ना, पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है, तो ये कहीं ना कहीं तो ये सीडीएफ निकलेगा वो यही वाला आएगा कि 1 माइनस 0 क्यों है, क्योंकि जेड कैन नॉट बी नेगेटिव। मैं फिर से कह रहा हूं जेड नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नेगेटिव वाले पार्ट में प्रोबेबिलिटी 0 है और पॉजिटिव वाले पार्ट में ये वाला सीडीएफ आएगा, तो तुम्हें पीडीएफ से दिख जाएगा, ठीक है ना।
अदरवाइज तुम्हारे पास सॉल्यूशन भी, मैंने डिस्कशन भी कराए, वीडियो भी होंगे पहले के, या दूसरा अप्रोच भी सीधा सीधा सीडीएफ निकाल सकते हो, यहाँ से पीडीएफ निकाल लो और पीडीएफ से एक आइडिया लग जाए, क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ ई की पावर माइनस लैम्बडा जेड है, यहाँ माइनस लैम्बडा जेड बाई 2 है, तुम्हें डिसाइड करना है ये क्या होगा, तो यहाँ लैम्बडा जेड वाला टर्म आएगा क्योंकि जेड तो पॉजिटिव है, तो सीडीएफ निकालोगे तो वही आएगा 1 माइनस हाफ ई की पावर माइनस लैम्बडा जेड, ये वाला सीडीएफ मिलेगा, इसलिए बी सही है। ठीक है, पीवाईक्यू पे काम करो भाई जिन लोगों का ये डाउट आ रहा है ये सब। तो 31 एक दो क्वेश्चन पीछे पीवाईक्यू भी है, जस्ट ये चेक करने के लिए कि तुम्हारा अभी कितना तुम्हारा ठीक है पीवाईक्यू में। तो आगे बढ़ते हैं, कौन सा था 31, 30 में और क्या डाउट है, तो 38 39 सिलेबस और पीवाईक्यू जरूरी है करना एग्जाम को समझने के लिए और खुद को समझने के लिए कि तुम्हारा लेवल और एग्जाम के लेवल में क्या है, पहले एग्जाम लेवल तक तो पहुंचो तभी तो एग्जाम के ऊपर जाओगे। एक्स वाई बी द ज्वाइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल विथ डेंसिटी, ज्वाइंट डेंसिटी दे रखा आपको, 38 तो क्या डाउट है इसमें? 38 आपने 37 खोला है। अच्छा 38, हाँ। एक्स वाई बी टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैविंग नॉर्मल, उसका बीडी आ रहा था। अच्छा देखते हैं रुको, तो नॉर्मल 0 सिग्मा 1 स्क्वायर, ये भी पी वाई की। हाँ शायद ये भी पीवाईक्यू ही है ना, तो 0 सिग्मा 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे जहाँ सिग्मा 1 लेस देन सिग्मा 2 और दोनों पॉजिटिव है, ये पीवाईक्यू ही है, ये में भी देखो ईयर याद तो नहीं मुझे, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हम कोवेरियंस में कैसे बोल रहा है कि पहला में अगर तुम कोवेरियंस निकालोगे एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई का, इंडिपेंडेंट नॉर्मल है, तो ये दोनों नॉर्मल इंडिपेंडेंट होगा इफ एंड ओनली कोवेरियंस इज 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई कोवेरियंस निकालोगे तो आएगा सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर, जो कि नॉन जीरो है, और इसका मतलब है कि एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट होता है, तो इसीलिए तो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो पहला कह रहा है इंडिपेंडेंट, इसलिए गलत है। बी में आएंगे तो ये ए ऑप्शन के लिए था, बी में आएंगे तो कोवेरियंस निकालेंगे 2x माइनस वाई और x माइनस वाई का, तो ये जब निकालेंगे तो आएगा 2 सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर। अब अगर ये 0 हो गया तो दे आर इंडिपेंडेंट, इफ एंड ओनली इफ दे आर इंडिपेंडेंट। अब ये 0 कब होगा, जब 2 सिग्मा 1 स्क्वायर इज सिग्मा 2 स्क्वायर, सही तो कह रहा है ये बी ऑप्शन, कि ये 0 कब होगा, जब 2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर हो जाएगा। कोवेरियंस चेक करना है ना इसमें। जी जी, हर ऑप्शन में कोवेरियंस निकालने हैं, सी में भी वैसे ही है, तो बी इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सी में इंडिपेंडेंट है क्या, अच्छा तो बी ओके है। अच्छा ए और सी तो एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्शन है ना, एक मिनट, दोनों सेम ही बात कह रहा है, नहीं नहीं ये इंडिपेंडेंट नहीं है, लिखने में गलती, ये आइडेंटिकल है, गलती से इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है। कोवेरियंस एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई जो है अभी तो बताया सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर, तो ए सी तो सेम ही बात हो गया था, सॉरी ए सही होगा सी गलत होगा, तो यहाँ आएगा ये है, मतलब वो ऐसा बोल रहा है कि x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन और x माइनस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, तो यस ये होगा। तो यहाँ आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो पहले भी शायद करेक्शन भेजा था, करते नहीं है लोग।
एक्स वाई हैव ज्वाइंट पीएमएफ दिस। इसका ए बी आ रहा था और सी में 38/3 आ रहा था। अच्छा, ये सर 38/3 आएगा सर। तो इसमें सिंपल है ना, ज्वाइंट है तो उससे आ जाएगा। तो सर क्वेश्चन हो गया ये, इसके सी ऑप्शन में वो है। देखते हैं, रुको पहले तो पता चले क्या है। तो यहाँ पे जो है एक्स जो है, एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो क्या आता है, बाइनोमियल 16,1/6। और y गिवन x क्या आता है, बाइनोमियल x+1, 16,1/2। ये 1/6। तो ठीक है, तो ये आ गया e ऑफ x इंटू वाई। तो इसको लिख सकते हैं e ऑफ x इंटू वाई गिवन x। तो गिवन x जब कर देंगे तो x बाहर आ जाएगा, सो e ऑफ y गिवन x। और ये e ऑफ x एज इट इज रहेगा, y गिवन x का मीन होगा क्या है जी, y गिवन x x+1/6 NP। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी आएगा वो सही है। तो 1/6 को बाहर कर लो, x² प्लस x, e ऑफ x² प्लस ई एक्स। ई एक्स स्क्वायर को अगर मैं लिखूंगा तो क्या होता है, वेरिएंस x प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस ई एक्स, यही है। इसको ओपन करेंगे तो अब वैल्यूज पुट कर दो, जो भी आएगा। तो वेरिएंस होता है NPQ। तो x का डिस्ट्रीब्यूशन था 16,1/2। तो 16 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 16 इंटू 1/2 8 का स्क्वायर 64। ई एक्स है आपके पास, सर 8 है। सो ये 4 हो गया ना, 16/4 ये हो गया 4। ठीक है जी। तो कितना हो गया ये, 70। 76/6। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, है ना। तो यस सर। ऑप्शन ए बी सही रहेगा, बस ए बी सही है ना। ए और बी। हाँ यस ठीक है, सर। सही है सही है। सो 39 में ठीक है, 30s में हो गया। 40s में कोई डाउट है, 30s में और कोई बचा है। अब आते हैं 40s में। तो 40s में है 44 एंड 44 46। तो 44 एंड 46, 44 क्या कह रहा है, फोर्टी फोर है कि a system made up of 3 component with independent identically distributed lifetime will operate until only one of the system component fails। 3 कंपोनेंट का बना हुआ है और फेल हो जाएगा until एक कंपोनेंट फेल हो जाए इसका। मतलब एक भी कम, या एटलीस्ट वन लिख देता। ओनली वन का क्या मतलब है ना। ओनली वन का मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट फेल्स एक्चुअली। मतलब एक भी कंपोनेंट फेल हो गया, जिसने क्वेश्चन बनाया उसका यही मतलब है कि एक भी कंपोनेंट फेल हो गया तो सिस्टम फेल हो जाएगी। तो इस तरह के सिस्टम को क्या बोलते हैं, सीरीज सिस्टम है ना। एक भी कंपोनेंट फेल हुआ तो सिस्टम फेल हो जाएगी, ये है। तो मान लो ये सिस्टम कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3, और लाइफ टाइम ऑफ ईच कंपोनेंट हैज दिस। तो x1 x2 x3 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो पीडीएफ है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम अंटिल द फेलियर ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम कब फेल होगी,
एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ फेलियर ऑफ द सिस्टम। तो आइदर सिस्टम विल फेल और सिस्टम विल नॉट फेल, है ना। तो सिस्टम फेल का मतलब जैसे दो चीज है ना, व्हाट इज एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम अंटिल द फेलियर ऑफ द सिस्टम। सिस्टम विल फेल इफ वन ऑफ द कंपोनेंट फेल्स, है ना, या एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट फेल्स, ये होगा। और फेल कब नहीं होगी, तो पहले ये निकालो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम फेल्स। एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम अंटिल फेलियर ऑफ द सिस्टम, है ना। डेंसिटी फंक्शन क्या है देखो, अच्छा डेंसिटी फंक्शन को ध्यान से देखो, तो x मोर देन 1 है। इसका क्या मतलब है कि कोई कंपोनेंट 1 घंटे से ज्यादा सरवाइव करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। बताओ भाई, तो लाइफ टाइम, चलो क्वेश्चन, क्या फाइंड करूं, सिस्टम फेल्स। चलो ये निकालता हूं, अभी ये प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सिस्टम फेल्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सो 1 माइनस दैट मींस वन ऑफ द कंपोनेंट फेल ना, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, नन ऑफ द कंपोनेंट फेल्स, मतलब ऑल आर वर्किंग। और सिस्टम कब वर्किंग होगी, व्हेन फर्स्ट कंपोनेंट इज वर्किंग, सेकेंड कंपोनेंट इज वर्किंग। इसका EX कितना आता, छोड़ो ये बताओ इसका EX कितना आता है, इतना क्यों कर रहे हैं हम लोग। ये इस पीडीएफ में मीन कितना आता है, ये जो पीडीएफ दे रखा है लाइफ टाइम ऑफ ईच कंपोनेंट, इसका क्या पीडीएफ है, कि उसने कहा ओनली वन ऑफ द सिस्टम कंपोनेंट फेल्स, सिर्फ एक फेल होगा तो सिस्टम फेल हो जाएगी, है ना। 1.5 कितना आता है, 1.5 समझ नहीं आ रहा मुझे। 1.5 3/2 अच्छा 1.5, ओके। तो मतलब EX आ रहा है 1.5, सॉरी मतलब 1.5 ना। अच्छा ये आएगा, बाकी लोग Yes, चेक sir. कर लो। सो DX यही है ना, 1 से इन्फिनिटी। ये तो क्वेश्चन, मुझे लगता है क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा लैंग्वेज का इधर उधर किया है, तो इसको सिंप्लीफाई करेगा -2, तो 3/2 मतलब 1.5 आ गया। लेकिन 1.05 क्यों दिया है फिर, तो 1.5 देना चाहिए अगर ऐसा है तो, क्योंकि इसने कहा है ओनली वन ऑफ द कंपोनेंट फेल्स। और एक लाइफ टाइम है, तो अगर मोर देन 1 होगी लाइफ टाइम तभी सिस्टम चलेगी, है ना। और until only one of the system component fails, ठीक है ना जरा, only one of the system component fails। only one का क्या मतलब है, एटलीस्ट वन तो हमने है ना ऐसे देखा, only one of the component fails, lifetime x of each component has this, what is expected lifetime until failure of the system। तो मतलब एक भी कंपोनेंट फेल होगी तो फेल हो जाएगी, मतलब है ना। तो कोई एक कंपोनेंट फेल होगी, इसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो 1.5 है, तो या तो हो सकता है ये 1.5 ही लिखना चाह रहा हो, क्योंकि ओनली वन वर्ड यूज किया है ना, कि एक कंपोनेंट फेल हो जाए। तो जो भी पहला कंपोनेंट फेल होगा
दैट इज द लाइफ टाइम ऑफ द, तो मतलब एक कंपोनेंट का जो लाइफ टाइम है और तीनों क्या है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मतलब तीनों का लाइफ टाइम तो इक्वल ही होगा, उसने लिखा ना इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वैसे तो होना चाहिए था। जैसे मैंने लिखा है सीरीज सिस्टम, तो उस लॉजिक से जो मशीन का लाइफ टाइम है दैट शुड बी मिनिमम ऑफ x1 x2 x3, ऐसे तो ये होना चाहिए था कि एक भी फेल होगी तो ये तब होगी जब एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट फेल्स, है ना, यही मतलब। लेकिन ओनली वन का क्या मतलब, वही मतलब तो मुझे लग रहा है वही होना चाहिए क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दो फेल होगा तो सिस्टम चलती रहेगी, है ना। सो जो टी का है ना, टी सिस्टम की लाइफ टाइम है तो इट इज मिनिमम, और फिर मिनिमम का अगर एक्सपेक्टेशन निकालोगे तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से आएगा, बट उससे क्या आएगा, अगर उससे निकाले तो क्या आएगा, मान लो मैं ये अगर लिखता हूं तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या आएगा, ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ये तो एक कंपोनेंट का आ गया। अभी मैं यहां टी नाम दे दिया, मान लो टी इज मिनिमम ऑफ x1 x2 x3, क्या आप लोग ईटी निकाल सकते हैं? सो ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, और आप लोग जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ क्या होता है एंड देन सीडीएफ क्या होगा, मीन भी आ जाएगा, अगर पीडीएफ निकाल लोगे तो मीन भी आ जाएगा। चलो इससे करके देखते हैं। तो यहां पे टी जो है मिनिमम ऑफ x1 x2 x3, और x1 x2 x3 आर IID एज x, और इसका पीडीएफ जो हमें दे रखा है 3/x⁴ है जब x मोर देन 1 है। इसका सीडीएफ कितना आएगा जी, 1 माइनस कितना आता है 1/x⁴, चेक करो एक बारी। सो ये सीडीएफ आ गया। तो जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक की अगर आप पीडीएफ निकाल लो, सो व्हाट इज पीडीएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, क्या फॉर्मूला होता है? 1 minus fx raised to n. आगे कुछ नहीं है, यहां पे कुछ नहीं है, एन नहीं आता है, n into f 1 minus एन या n -1, n minus 1. हाँ, इनटू पीडीएफ ऑफ एक्स, यही ना, हाँ ये है। सो n इंटू 1 माइनस दिस करेंगे 1/x⁵। n हमारे पास 3 है तो हम पुट भी कर सकते हैं, तो n को 3 रखो, मेरे पास n 3 है, 3 1 माइनस एफ करेंगे, सो 1/x⁵, n को 3 रखेंगे 2, और पीडीएफ है 3/x⁴। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सपोर्ट वही रहता है जो एक्चुअल पॉपुलेशन का सपोर्ट है। तो सो यहां से आपके पास आ गया 3 3 जा 9 एंड अपॉन ये x⁶ प्लस 4 x⁻10 x मोर देन 1, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का पीडीएफ। अब इस पीडीएफ से आप लोग एक्सपेक्टेशन निकालो, कितना आएगा? 9/8. 1. 9/8, यहाँ x भी है, ध्यान देना है, हाँ सर 9/8. ठीक है ना? 1.12 1 पॉइंट 1.12 नहीं नहीं 9/8 कितना आता है, 1.12 आता है, 1.125. ठीक है। तो ये लोअर बाउंड दे रखा है एक्चुअली, ठीक है ना, ये लोअर बाउंड है। अगर तुम्हें फिर से बताऊं कि तो हुआ क्या है, यहाँ पे ओनली वन लिखने का कोई मतलब नहीं है, एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट फेल, मतलब ओनली वन का मतलब ही वही है कि एक कंपोनेंट फेल हुआ तो ये हुआ। तो सीरीज सिस्टम में क्या होता है कि, है ना, जब भी एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट फेल तो ये सिस्टम की जो लाइफ टाइम है ये फॉलो करेगी मिनिमम। और पैरेलल सिस्टम अगर होता, पैरेलल सिस्टम आप लोगों को पता होगा कि कोई एक कंपोनेंट वर्क कर रही है तो सिस्टम वर्क करती रहेगी, है ना, इस तरह का होता है कि कोई भी एक कंपोनेंट अगर वर्क कर रही है तो सिस्टम वर्क, ये सब लोअर क्लास में पढ़ा होगा आपने, फिजिक्स में भी आता है, और ऐसे भी लॉजिक क्या आता था, लॉजिकल गेट्स ऐसा कुछ आता ना फिजिक्स में, लॉजिक गेट्स, उसमें भी आता था ना इस तरह की चीज़ें। या
तो ये है, तो कोई भी एक कंपोनेंट अगर वर्क करेगी तो करती थी, यहाँ पे मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पे जो लाइफ टाइम सिस्टम की होती है तो मैक्सिमम x1 x2 x3, मतलब t यहाँ पे nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक होती है सीरीज सिस्टम पैरेलल सिस्टम में, कि अगर एक भी कंपोनेंट वर्क करे सिस्टम वर्क करती रहेगी, तो ये पैरेलल सिस्टम है, और एक भी कंपोनेंट फेल हुआ तो सिस्टम फेल हो जाएगी, मतलब ये सीरीज सिस्टम है, ठीक है ना। तो यहाँ पूछने का वही मतलब है इसका, ठीक है। तो ये ओके है, ये 1.05 लोअर बाउंड, इसका ऑप्शन ऐसा होगा 1.05 टू 1.15 लाइक दिस, इस तरह से कुछ। देखो इसका एक्चुअल दिखाता हूँ क्या है। सो इसमें ना यहाँ पे रहता है ना, तुम अगर इसमें जाओगे क्वेश्चन आंसर सेक्शन में, ये कौन सा क्वेश्चन था, 44। सो 44 में यहाँ तुम्हें एक्चुअल रेंज दिख जाएगा। एक तो इसका क्या प्रॉब्लम, अच्छा 1.04 to 1.06 दिया है। अच्छा उतना दिया हुआ है, तो इसका मतलब गलत है फिर तो। देखते हैं। सो मतलब 1.05 आया हुआ है जिसका आया हुआ है, तो अच्छा ऐसा है 44 ना, हाँ यहाँ लिख तो रहा है। अच्छा ये 1.04 से 1.06 है, इसका मतलब जिसका आंसर आया है 1.05 आया है एग्जैक्टली। तो हमारा तो ये नहीं, हमारा तो आया है दिस 1 पॉइंट, है ना। तो ये तो एक कंपोनेंट का एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम है, एक कंपोनेंट का, और यहाँ से सिस्टम का एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम। अगर चेक कर लो कैलकुलेशन, ठीक है ना, 9/x⁹ dx 1 से इन्फिनिटी होना तो यही चाहिए, ठीक है। देखो सो 9/8 आएगी ना, ओके जी। तो आंसर यही होना चाहिए, वो कैलकुलेशन में मिस्टेक किया होगा। एक बार कैलकुलेटर सब लोग चेक कर लो, वही आ रहा है ना 1.12 आ रहा है आपका, तो अगर ऐसा है तो चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो ठीक है, तो यहाँ से चलिए, तो 44 तो ठीक है, तो उसका आंसर 1.12 आएगा, और ये इसका सिस्टम था। तो 44 के बाद 46 में क्या है जी, x1 x2 x3 भी रैंडम वेरिएबल सेटिस्फाइंग कंडीशन, x1 मोर देन x2 0.7 है, x2 मोर देन x3 0.6 है। सो व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो ये तो तुम्हें कोई इनइक्वालिटी यूज करनी होगी, है जी। P of A plus P of B minus AB is equal to 1 से करेंगे तो आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज मोर देन इक्वल टू 1 माइनस p a कॉम्प्लीमेंट माइनस b कॉम्प्लीमेंट। कौन सी इनइक्वालिटी है ये, तो उसको यूज कर लो, इससे आएगा। मिनिमम पूछा है ना, मिनिमम वैल्यू, तो आपके सिलेबस में है ना, तो दिस इज बुल्स इनइक्वालिटी, तो उसको यूज कर लो। तो यहाँ से आ जाता है मोर देन इक्वल टू 1 माइनस कितना 0.3 माइनस 0.4, सो 1 माइनस 0.7, सो 0.3, ठीक है ना। बोनफेरोनियन बुल्स इनइक्वालिटी यूज होता है, तो वो आपके सिलेबस में है, तो दिस यू हैव टू यूज। नेक्स्ट 46 के बाद 40s में और कोई बचा है, सो 44 46 तो हो गया, 50s में आते हैं अब। सो 50s में है 56 57, उससे पहले 59,
56, 57, 58, 59, यही चारों दिख रहा है ना, 53 भी है। तो फिफ्टी थ्री कह रहा है कि x जो है x1 x2 x3 ज्वाइंट पीडीएफ आपको दे रखा है इस तरह से। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे कुछ ऐसा चक्कर है, -1 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन 1। सो दिस इज समथिंग लाइक फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन 1। ये मतलब देखो कई सारे तरीका है, आपको मैं चलो एक सीधा सीधा कैसे मुझे आइडिया लगा उस पे आते हैं। तो अगर आप ये देखोगे यहाँ पे, सो हो क्या रहा है, अगर पीडीएफ को ध्यान से देखो आप तो यहाँ पे x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर और 81/41 है। तो ये जो पीडीएफ लिखा हुआ है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसा है, 3 फैक्टोरियल टाइम fx1 fx2 एंड fx3 कुछ ऐसा है, लेकिन हमें क्या पता मार्जिनल क्या है इसका। हाँ ओके, तो मार्जिनल तो नहीं इसका है ना, मार्जिनल कुछ और आएगा। तो मार्जिनल इसका तो नहीं है, चलो मैं सीधा सा ना ऐसे बता देता हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है, ये कुछ इस तरह का चक्कर है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सम फंक्शन ऑफ दिस ऐसा कुछ है। और आप लोगों को याद हो एक फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, x1 x2 xn। सो मतलब यहां बोलो fx1 लिखने के बजाय मैं लिखता हूं सेम फंक्शन है। सो इट इज समथिंग लाइक fx मतलब क्लिक करने की बात है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, नहीं तो फिर बहुत लेंदी होगा दूसरे वे में। तो यहां से क्या हो रहा है आप लोगों को पता है फॉर्मूला, व्हाट इज द जॉइंट पीडीएफ ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। n फैक्टोरियल, हाँ, सो इट इज सब सेम होता है। n फैक्टोरियल टाइम्स जॉइंट पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। ध्यान देना यहां मैंने x1 x2 x3 xn रैंडम वेरिएबल्स लिखा है और यहां पे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लिखा है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे xx कर दिया क्योंकि IID होगा इसीलिए। सो जॉइंट पीडीएफ ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज n फैक्टोरियल टाइम्स जॉइंट पीडीएफ ऑफ रैंडम सैंपल। तो यहां पे ये वाला अप्रोच यूज होगा, जिन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं उन्होंने इस अप्रोच पे क्वेश्चन बनाए हैं। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, कि जॉइंट पीडीएफ ऑफ, और इसको आप अलग भी कर सकते हैं क्योंकि IID होता है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में IID होता है। तो इसको एक लाइन में और लिखूं अगर, सो ये कुछ ऐसा बनेगा, n फैक्टोरियल टाइम fx, x पॉपुलेशन का पीडीएफ है, fx1 fx2 एंड fx ऑफ xn, ऐसा आप लिख सकते हो। तो जिन्होंने क्वेश्चन बनाया वो इस फ्रेम पे बनाया है, तो इससे इजी हो जाएगा। दूसरे में बहुत लेंदी होगा आपको मार्जिन निकालना, क्योंकि है ना। और एक और आपको मैं ऑब्जर्वेशन बता दूं कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक प्लस सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अप टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा जी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स या सम ऑफ रैंडम सैंपल। क्योंकि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कुछ बाहर से कुछ नहीं आता, मेरे पास n रैंडम वेरिएबल्स है सैंपल में, उसी को जब ऑर्डर करते हैं तो उसी में जो स्मॉलेस्ट है वो फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स बनता है, सेकंड स्मॉलेस्ट सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो रैंडम वेरिएबल्स जो x1 x2 xn है उसको ऐड करोगे वही आएगा जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को ऐड कर रहे हो। ये वैसे ही हो गया जैसे मैं बोलूं कि 3 + 5 + 4 क्या आएगा, ये वही है जो 3 + 4 + 5 है, सेम ही बात है। तो वैसे ही यहां पे हो रहा है एक्चुअली कि जस्ट आप रैंडम वेरिएबल्स को ऐड करो या ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को ऐड करो, आंसर सेम आएगा। तो ये जो पूछ रहा है ना x1 + x2 + x3, ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो मैं आपको इसके पीछे का थोड़ा लॉजिक बता देता हूं। अब मतलब इस क्वेश्चन में यूज क्या होगा, तो इस क्वेश्चन में एक रैंडम वेरिएबल है y1 y2 y3 जो कि IID है, ठीक है। और यहां आपको दिख रहा है इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट।
और ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स देखो, ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, थर्ड ऑर्डर, और रिलेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स स्मॉलेस्ट है, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स सेकेंड स्मॉलेस्ट है, थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स थर्ड ऑर्डर स्मॉलेस्ट है, एंड सो ऑन। और जो पॉपुलेशन होगा उसका पीडीएफ -1 से 1 में होगा। सो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो सपोर्ट लिखा है दिस इज समथिंग लाइक दिस, नॉट एक्स, इसको वाई बोलो, y1 y2 y3, IID है विथ पीडीएफ fy ऑफ y। सो व्हाट इज दैट fy ऑफ y? तो यहां से आपको देख के पता चलेगा कि कैसे लिख सकते थे हम उसको, 6 फैक्टोरियल इन 2, बचा क्या, 6 हटा दोगे 81 में से तो क्या बचेगा, अगर हम 6 हटा दे 81 में से तो क्या बनेगा, तो ये हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50, 25. नहीं 81/4 है ना। सो मैं ये कह रहा हूं, देखो चलो मैं फिर से तुम्हें लिख के दिखाता हूं, ये जो पीडीएफ है ये कुछ ऐसा है, y फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, y सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक, y थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इन वेरिएबल x1 x2 x3 है। तो मैं ये कह रहा हूं ऐसा है 6 फैक्टोरियल इन 2, जब 6 फैक्टोरियल निकालो 3 निकलेगा ना उसमें, तो 6 डायरेक्ट निकलेगा नहीं, तो नीचे 8 हो जाएगा, तो 27/8 हो जाएगा। तो ये ऐसा होगा 27/8 मतलब 3/2 x1 3/2 x1 स्क्वायर इंटू 3/2 x2 स्क्वायर इंटू 3/2 x3 स्क्वायर, ऐसा बनेगा। सो ये fx1 fx2 fx3 और ये n फैक्टोरियल, जो ये फॉर्मूला है इस पे फिट कर रहा हूं, n फैक्टोरियल fx1 fx2 fx3, n यहाँ 3 है, तो वैसा हो गया। सो अगेन मैं ये कह रहा हूं कि एक मेरे पास रैंडम सैंपल है जिसका पीडीएफ है 3/2 y स्क्वायर, y बिटवीन -1 and 1, ये चेक करो। सो ये एक पीडीएफ है। अब मेरे पास y1 y2 y3 IID रैंडम वेरिएबल है विथ पीडीएफ दिस, तो इससे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बनाया गया। जो आपको x1 दिख रहा है ना वो एक्चुअली मिनिमम है y1 y2 y3 का, जिसको मैं लिखूंगा y में फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, फिर ऐसे ही x2 जो है सेकेंड मिनिमम है, जैसे ऑर्डर स्टैट डिफाइन करते थे, तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैं सीधा लेता हूं y में सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और जो x3 है वो y में थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक है। तो इस पीडीएफ के हिसाब से ये समझो मैं इनवर्स में जा रहा हूं उल्टा। सो इसमें क्या होगा, अगर तुम निकालोगे y1 y2 y3 ऑर्डर स्टैटिस्टिक, वेरिएबल चाहो तो x1 x2 x3 हो या y1 y2 y3 हो, तुम्हारी मर्जी है। तो इसमें अगर लिखोगे तो क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 3 फैक्टोरियल टाइम्स fy इन y1 fy इन y2 एंड fy इन y3, y पॉपुलेशन है fy इन y3। सो इनडायरेक्टली वही बन के आएगा जो क्वेश्चन में गिवन है, 81/4 ये बनेगा, चेक कर लो, एंड y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर y3 स्क्वायर, लेकिन इंस्टेड ऑफ y दे हैव रिटन x। तो ये जो x1 है ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, x2 सेकेंड x3 थर्ड, इस तरह से है। तो यहां से समझ के आया हमें, तो हमें जो ये x1 x2 x3 है ना, मैं ये कह रहा हूं ये जो x1 है ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक है। तो यहां से जो पूछा गया है एक्चुअली, देखो क्या पूछा गया है, पूछा गया है वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3। सो x1 इज नथिंग बट y फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, y सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये नोटेशन बस आया है, और इसका सम वही होगा। ये तो इस प्रॉपर्टी से भी लिख सकते हैं ना जो आपने पहले, हाँ हाँ सम वाली प्रॉपर्टी का आपने अभी जी 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 ये आ गया। अब y1 प्लस y2 प्लस y3 का वेरिएंस निकाल सकते हो जी, y1 y2 y3 तो IID है, तो कोवेरिएंस वाला टर्म 0 हो जाएगा। सो वेरिएंस ऑफ y1 वेरिएंस ऑफ y2 वेरिएंस ऑफ y3, कोवेरिएंस टर्म 0 क्योंकि y1 y2 y3 इंडिपेंडेंट है, और ये IID भी है। सो 3 टाइम वेरिएंस ऑफ y1। अब इस पीडीएफ में वेरिएंस निकालो, क्या आएगा, ये जो पीडीएफ मैंने लिख रखा है 3/5 आता है वेरिएंस, सो वेरिएंस ऑफ y आता है 3/5 इस पीडीएफ से जो यहां लिख रखा है, तो 3/5 है, तो 3 इंटू 3/5 तो 9/5 आ गया उसके अकॉर्डिंग। तो आंसर 9/5 मतलब कितना, 1.8, तो 1.8 ठीक है ना, 1.8 आंसर है। तो ये फाइनल सॉल्यूशन है। इसके पहले जो मैं बता रहा था वो जैसा बैकग्राउंड बता रहा था कैसे क्वेश्चन बनाए गए हैं, जिसने बनाया उन्होंने कैसे बनाया है, तो उन्होंने ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन को फिट किया है।
तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग सैंपल y1 y2 y3 वो सब लिखा नहीं, डायरेक्टली इसने ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लिख दिया। तो ये आपको उस तरह से समझना है कि उस फॉर्मूले पे है, तो ये इस वाला फॉर्मूले पे फिट हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 0 लेस देन y1 लेस देन y2 लेस देन y3, जस्ट x की जगह मैं y यूज कर रहा हूँ। यहाँ भी अगर x1 x2 x3 लिखता तो यहाँ भी x1 x2 x3 होता, एंड लेस देन 1। और ये कैसे आइडिया मिला मुझे, यहाँ से ये क्वेश्चन मैंने तुक्का नहीं लगाए हैं, ये जो पीडीएफ है यहाँ दिख रहा है मुझे कि अगर मैं ब्रेक करूंगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर, कहीं ना कहीं x1 x2 x3 का सेम पीडीएफ है, ऐसा दिख रहा है। और तो उसको ब्रेक किया, 6 फैक्टोरियल निकाल के तो बचा 27/6। और यहाँ भी ऐसे हो रहा है x1 लेस देन x2 लेस देन x3, तो दिख रहा है कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक हो सकता है। फिर ट्राई करोगे तो समझ आएगा, अच्छा ऐसा है। तो आंसर ही 1/8, ठीक है, ये है। तो इसमें थोड़ा सा एक तो ये फॉर्मूला यूज जो कर रहा हूँ ये किया मैंने, और ये तो इस तरह से था समझाने के लिए, एंड ये वाला रिजल्ट यूज हुआ है, और ये तो फॉर्मूला था यूज हुआ है। तो 53 है, 50 इसको बीटा 3,1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं क्या? बीटा का प्रोडक्ट नहीं, बीटा का सपोर्ट क्या होता है, 0 to 1 यहाँ पे क्या है सपोर्ट, मार्जिन y1 y2 y3। मार्जिन निकालो क्या आएगा, निकाल पाओगे मार्जिनल, निकाल के देखो। लेंदी जाएगा। हाँ तो करो, उससे कोई दिक्कत नहीं। सो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 53 के बाद 56 57। तो 56 क्या है, सो 56 कह रहा है कि अ मशीन कंसिस्टिंग ऑफ 2 कंपोनेंट विल फेल इफ एंड ओनली बोथ द कंपोनेंट फेल्स, इफ एंड ओनली बोथ द कंपोनेंट फेल्स। तो एक सिस्टम है, 2 ही कंपोनेंट है, वो तभी फेल करेगी जब दोनों फेल हो जाएगी। तो ये पैरेलल सिस्टम है, सिस्टम तभी फेल होगी जब दोनों कंपोनेंट फेल होगी। मतलब अगर एक भी कंपोनेंट वर्किंग है तो सिस्टम विल कीप वर्किंग, है ना। तो इसके पास 2 रास्ते हैं, कोई भी रास्ता, एक रास्ता ओके है तो मशीन विल बी कीप वर्किंग, है ना। 2 कंपोनेंट्स हैं इसमें, और कह रहा है कि मशीन विल फेल इफ एंड ओनली बोथ फेल्स। तो दोनों फेल होगी तभी मशीन फेल होगी, एक फेल हुई तो मशीन चलती रहेगी दूसरे रास्ते। अगर मान लो x2 फेल हो गई तो x1 के थ्रू मशीन चलती रहेगी, ऐसा है। सो द फर्स्ट कंपोनेंट हैज लाइफ टाइम विच इज, तो गलती से वो लगा दिया, विच इज एक्सपोनेंशियल। तो x1 का डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपोनेंशियल विथ हजार्ड को इग्नोर करो, ठीक है ना। रेट जस्ट जैसे बोलता हूँ रेट इज इनवर्स पोजीशन ऑफ मीन, तो हजार्ड मतलब रेट है एक्चुअली। तो एक्सपोनेंशियल विथ रेट लैम्डा लिखता हूँ ना, तो ये रेट लैम्डा 4 हजार्ड हटा दो, उसकी जरूरत नहीं है। रेट मतलब हजार्ड रेट ही होता है, लेकिन यहाँ पे इतना रेलिवेंट नहीं है। सेकेंड कंपोनेंट हैज लाइफ टाइम एक्सपोनेंशियल 3, और दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। द लाइफ टाइम ऑफ 2 कंपोनेंट आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है तो अभी बताया था मैंने। बताओ पैरेलल सिस्टम में सिस्टम की लाइफ टाइम क्या होती है x1 x2 के टर्म में, पैरेलल सिस्टम में मैक्स ऑफ x1 x2। सो मैक्स ऑफ x1 x2 2 ही कंपोनेंट है यहाँ पे, सो मैक्स ऑफ x1 x2। अब मैक्स का कोई थ्योरम नहीं है, मीन का थ्योरम था, तो कोई बात निकाल सकते हैं आप। टी विद द लाइफ टाइम अंटिल मशीन फेल्स, तो फाइंड द वेरिएंस ऑफ टी। तो टी का पीडीएफ निकाल लोगे, x1 x2 का पीडीएफ पता है ना, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन किया, सेम क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही आ जाएगा। यू फाइंड पीडीएफ ऑफ टी, मतलब ये टी इज यहाँ पे nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, क्योंकि n यहाँ 2 है, ध्यान देना 2 ही कंपोनेंट है, तो दिस इज nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो टी इज nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, पीडीएफ निकालो फिर वेरिएंस निकाल लो, वैसे ही जैसे पीछे क्वेश्चन किया सेम है। तो ये हो गया 56। मैंने इसको अटेम्प्ट करते वक्त वो मैक्स प्लस मीन इज इक्वल टू x माइनस y से ट्राई किया था, और बाद में बोथ साइड वेरिएंस यूज किया था। हाँ वो भी सही है, उससे भी आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं? नहीं, उससे थोड़ा बहुत मतलब आगे गया इससे, हाँ रेंज से। हाँ, आसान रहेगा। x1 प्लस x2 बराबर x1 प्लस x2। अब तुम्हें चाहिए x2 का दोनों तरफ वेरिएंस लगा दो, इसका वेरिएंस निकालना, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से पता ही है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स का रेट ऐड हो जाएगा, तो इसका पता है, दोनों तरफ वेरिएंस लगा दो। लेकिन ध्यान रखना दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, दिक्कत यहाँ आएगी कि बोथ आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो दिक्कत आएगी, क्योंकि ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, ठीक है ना। रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स विल नॉट बी। फर्स्ट ऑर्डर स्टैट सेकंड ऑर्डर स्टैट हमेशा डिपेंड करेगा एक दूसरे पे, क्योंकि ऑर्डरिंग हो रही है ना, तो डिपेंड करेगा कौन किससे लार्जर है उसके अकॉर्डिंग। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वेरिएंस लगाओगे यहाँ कोवेरिएंस निकालना पड़ जाएगा, जो कि थोड़ा गलत होगा, तो डायरेक्ट निकालो, आसान रहेगा। तो 57 में क्या है जी, MGF दे रखा है, ठीक तो है भाई। तो ये है
एम एक्स टी बराबर एम एक्स वन टी एम एक्स टू टी, तो यहां से x आ जाता है x1 प्लस x2 अगर है तो ऐसा हो जाएगा। तो ये रूल तब होगी जब x बराबर x1 प्लस x2 है, और x1 प्लस x2 x1 का डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है वहां से, कर पाएंगे जी? कुछ बनेगा? टूटी है। तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसा डिस्क्रीट बना लेंगे, क्या दिक्कत है? मतलब x1 का एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। क्या दिक्कत है? डिस्क्रीट है 0 पे 1/3, 1 पे 2/3। हाँ, उसमें क्या दिक्कत है? अगर मान लो जरूरी थोड़ी कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, 0 और 2 इसका सपोर्ट है, तो 0 पे 1/3, 2 पे 2/3, क्या दिक्कत है? हो गया। ये x1 का पीएमएफ है, और x2 जो है 1 माइनस 1/t, ये क्या है? x2 का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1, ठीक है। तो ये x1 डिस्क्रीट, x2 कॉन्टिन्यूअस, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल। तो पहले x का COV पूछ रहा है, क्या दिक्कत है भाई? COV ऑफ x क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला x बार सिग्मा x अपॉन म्यू एक्स। EX, रैंडम वेरिएबल है ना, तो EX निकालो अब। तो x का मीन निकालो, वेरिएंस निकालो, दोनों इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि प्रोडक्ट है ना, तो x1 x2 इंडिपेंडेंट है, थ्योरम है, तो गया। x का मीन निकालो, x का वेरिएंस निकालो, यहां पुट करो, आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन करो। 0.58 आ रहा था लेकिन वो रेंज में नहीं फिट हुआ। नहीं, उसको ठीक से कैलकुलेशन करो, दोबारा करो, ठीक है। नहीं सही है, 3 डेसिमल पूछा है, इसको हाँ, देखा नहीं। उसको ठीक से कैलकुलेशन करो। तो 57 है ना, तो 57 में क्या है? ये तो हो गया ना। 58 में है, ये क्या है क्वेश्चन? क्या दिक्कत है भाई इस 58 में? ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करना है। एक बता देता हूँ, अभी तो कुछ दिन पहले डाउट क्लास में बता रहा था ये मैं। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2, तो ये वैसे ही हो गया समेसन x इज इक्वल टू x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू 2 माइनस x फ्रॉम 0 to 5, क्योंकि x बाइनोमियल है। सम करो भाई, ऐसे ही दूसरा वाला में कर लेना, एक एक करके खोलो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, निकालो प्रोबेबिलिटी, क्या दिक्कत है? ठीक है, ये लगाओ। सेम थिंग यू डू फॉर द डिनोमिनेटर पार्ट, अलग अलग निकालो और सॉल्व करो। नहीं है तो फिर आगे पूछो, आज पूछो या आज डाउट क्लास में पूछो, सॉल्व करो। 11 बजे के बाद जो डाउट क्लास होगी उसमें पूछो डाउट, अगर नहीं होता है तो। अल्लाह, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बताया था किसी को। 59, x be the number of 6 observed in the 4 tosses of a fair coin, number of 6 in the 4 toss of a fair coin। तो ये बाइनोमियल 4 कॉइन को टॉस किया, सॉरी नंबर ऑफ हेड्स, सॉरी, सो मतलब हाफ, एंड given the value of x, exactly x fair 6 face die independent of each other are thrown, y be the sum of number। तो y given x is equal to x, find the coefficient of variation किसका? आई थिंक y का होगा, ये मिस हो गया कुछ ना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y होगा। तो y गिवन x का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है ना, मतलब x जो भी आएगा, तो x अगर 2 आया तो x का सपोर्ट क्या है यहाँ? 0 से 0, 1, 2, 3, 4। तो उस केस में y गिवन x, तो 0 हुआ, 0 टाइम थ्रो हुआ, तो कोई चक्कर ही नहीं है, 1 से स्टार्ट होना चाहिए। y बी द सम ऑफ द नंबर शोइंग ऑन द फेयर डाइस। तो जैसे अलग अलग केस में सॉल्व करो, मान लो x बराबर 1 है, तो x बराबर एक बार डाइस को रोल किया तो सम ऑफ द नंबर्स क्या होगा? तो 1 से 6 तक एक बार रोल किया। तो अगर x 2 बार डाई को रोल किया तो सम क्या हो सकता है? 2, 3, 4, 2 से 12 तक। 3 बार रोल किया 3 से 18 तक, और 4 टाइम रोल किया तो 4 से कितना तक? 24 तक, 24 तक। तो मतलब यहाँ एक बार डाई रोल होगा, यहाँ 2 टाइम डाइस रोल होगा, यहाँ 3 टाइम्स डाइस रोल होगा, यहाँ 4 टाइम डाइस रोल होगा। अब उसके अकॉर्डिंग निकालो। आई थिंक फाइंड द COV ऑफ y लिखा हुआ है, तो y का COV निकालो। COV का फॉर्मूला क्या है y का? फिर से वही सिग्मा y बाई EY, और EY निकालने के लिए डबल एक्सपेक्टेशन लगा लो। EY निकालना है तो E ऑफ y गिवन x आ जाएगा। वेरिएंस y के लिए भी फॉर्मूला होता है, वेरिएंस ऑफ y गिवन x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ, मतलब जो फॉर्मूला है डबल एक्सपेक्टेशन वाला, उसमें लगा लो, ठीक है। तो उससे आ जाएगा। सॉल्व करके देखो, और नहीं हो रहा है तो पूछो। 60 भी डाउट है, अभी इस बैठ के सॉल्व करो। 11 बजे डाउट क्लास होगी, जो बच जाएगा उसमें पूछ लेना। 60 तो डाउट नहीं है, तो इसको कंप्लीट करते हैं। अभी नेक्स्ट गेट की क्लास है, तो यहीं स्टॉप करता हूँ, ठीक है। गेट 2024 का डिस्कशन होगा, लेकिन बहुत सारे एक्स्ट्रा सिलेबस भी है, वो भी डिस्कस होगा। तो बेटर है तुम लोग सॉल्व करके खुद से देख लो, और जो डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।